किसी व्यक्ति के रोगग्रस्त होने की पहचान क्या है? आइए इसको थोड़ा सरल करके समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बुखार चढ़ा हो तो कैसे पहचानेंगे? आप कहेंगे ये भी कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। स्पर्श करके उसके ताप का अनुभव करके हम बता सकते हैं कि उसे बुखार है कि नहीं है, और इसमें अगर कठिनाई आए तो फिर हम थर्मोमीटर का इस्तेमाल करके बता सकते हैं। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूं। बीते 78 वर्षों से हम एक रोग से एक राष्ट्र के रूप में ग्रसित हैं और हमें पहचान नहीं है, क्योंकि ये बुखार की तरह आसान नहीं है कि हाथ पकड़ा और शरीर के ताप का अनुभव करके या थर्मामीटर लगा के पहचान लिया। इसके लिए कुछ और गंभीर डायग्नोसिस करने की जरूरत है, जिससे हम कतराते रहे हैं, भागते रहे हैं, बचते रहे हैं, और एक राष्ट्र के रूप में अपने बीमार होने के सबसे खतरनाक लक्षण यानी 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते रहे हैं। और इसका सबसे भद्दा और ट्रेजिक रूप ये होता है कि हमारे देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर पर खड़ा होकर के पूरे देशवासियों को इस बात के लिए गर्वान्वित होने के लिए बाध्य करता हुआ सा प्रतीत होता है कि आज 15 अगस्त है, आज के दिन हमारा देश स्वाधीन हुआ था, हमने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी, अंग्रेजों को भगा दिया था। और भगाने वाले में सबसे अग्रणी पंक्ति में वो व्यक्ति था जिसके लिए गाना गाया जाता है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। और उसके लिए एक और गाना गाया जाता है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ऐसे गानों से जिस व्यक्ति को महिमा मंडित करके हमारे सामने ना जाने किस किस तरह के नामों से उसे देश का, एक तरह से कह लें कि देश को क्रिएट करने वाला क्रिएटर के रूप में उसे महिमा मंडित किया जाता है, और उसके चट्टे बट्टों को, तो फिर इससे बढ़कर के और कोई बीमारी क्या हो सकती है? इस सनातन पुरातन सांस्कृतिक राष्ट्र यानी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जिस भूभाग पर रहते हैं, उस भारत में ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति के लिए क्या हम किसी और को जिम्मेदार ठहराएंगे? जैसे गंभीर रोगों की पहचान जो है वो सिर्फ थर्मामीटर से नहीं होती है, उसके लिए सामान्य टेस्ट भी अपर्याप्त हो जाते हैं, उसके लिए कुछ गंभीर और महंगे टेस्ट करने पड़ते हैं। 15 अगस्त रूपी बीमारी के लिए भी हमें इसी तरह का हिस्टोरिकल डायग्नोसिस करना पड़ेगा। मित्रों, मैं हूं शिवचरण सिंह, और आज की इस वीडियो वार्ता को आज 15 अगस्त 2025 को मैं आपके साथ कुछ बातों को साझा करता हुआ आगे बढ़ना चाहूँगा। तो सबसे पहले हमें जान लें कि 78 वर्षों से, चलिए 78 वर्षों में कुछ वर्ष तो ऐसे निकले जब इस रोग को राष्ट्र के ऊपर थोपने वाले लोगों ने मनाया, यानी नेहरू ने, या फिर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों ने, इंदिरा गांधी ने, या फिर गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों ने भी मनाया। लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण तो ये रहा कि हमने उस पंक्ति में अटल बिहारी वाजपेयी को भी पाया, और बीते 11 वर्षों से हम नरेंद्र मोदी को भी वहीं पे खड़ा हुआ पा रहे हैं। बात अलग है कि 2014 से देश में कुछ आशातीत परिवर्तन हुए हैं जो हमें अपने राष्ट्र की ओर ले जा रहे हैं। राष्ट्र यानी हिंदू धर्म यानी सिर्फ धर्म, यानी ये देश पूरी दुनिया में धर्म के लिए जाना जाता है। अब इसे आप हिंदू धर्म कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, सनातन धर्म कह लीजिए, लेकिन धर्म तो चूंकि एक ही है, सुविधा के लिए हम इसे हिंदू धर्म कह देते हैं। लेकिन भारत यानी भारत पर्याय ही है धर्म का, राष्ट्र पर्याय ही है धर्म का। जो भी हो, हम आज 15 अगस्त के दिन, इस 15 अगस्त को मनाने वाली बीमारी को लेकर के चर्चा करने के लिए आज हम इस वीडियो में प्रस्तुत हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक दूसरे को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहना, और मैंने इसीलिए इस वीडियो के थंबनेल में कहा है, आई एम सॉरी, इट्स नॉट हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, इट्स अनहैप्पी इंडिपेंडेंस डे। क्यों कहा मैंने? आज के दिन हुआ क्या था? अगर डायग्नोसिस करनी है तो थर्मामीटर को हटाना होगा और लैब टेस्ट में चलना होगा। लैब टेस्ट में अगर हम जाते हैं तो हमें सीधे सीधे एक ही उत्तर मिलता है। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव पारित किया था कि हमें पाकिस्तान चाहिए, और वो पाकिस्तान बहुत ही खतरनाक पाकिस्तान था। हरे हरे धब्बे देश पे लगाए गए थे अलग अलग हिस्सों पर, जहां कहीं भी मुसलमानों की आबादी थी उसे पाकिस्तान का एक छोटा छोटा शक्ल दे करके, कहीं पर पाकिस्तान, कहीं पे बंगिस्तान, कहीं पे और भी अलग अलग नामों से इसको चिन्हित किया गया था। और उस 23
मार्च 1940 के प्रस्ताव के ठीक लगभग 7.5 वर्ष बाद 14 जून 1947 को, 15 अगस्त 1947 से पहले 14 जून, यानी लगभग 2 महीने पहले, उस लाहौर में उठे मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को मुकम्मल करके मुहर लगा दी थी कांग्रेस की महासमिति ने कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, देश का टुकड़ा होना चाहिए, टुकड़े होने चाहिए, पार्टीशन होना चाहिए। और उस मुहर को लगाने वाले में जिस व्यक्ति का सबसे आगे, जिसकी सबसे अग्रणी भूमिका रही, उसे ही इस देश को क्रिएट करने वाला बताया गया। उसका नाम कुछ भी हो सकता था, लेकिन उस व्यक्ति का नाम लेने का मतलब ही पूरा, चलिए फिर भी इतिहास में जब डायग्नोसिस करेंगे तो खतरनाक से खतरनाक केमिकल के प्रेजेंस को भी हमें लिखना पड़ता है कि उसकी कितनी अप्रत्याशित मात्रा हमारे शरीर में उपलब्ध है। तो राष्ट्र रूपी इस मंदिर में एक खतरनाक खलनायक का प्रवेश अंग्रेजों ने करवाया था, उसका नाम था गांधी। और इसी गांधी को कह दिया गया कि इसने बिना खड़ग और बिना ढाल के अंग्रेजों को भगा दिया। अभी हम सिर्फ गांधी पे फोकस्ड नहीं रहेंगे, गांधी के बारे में सिर्फ एक वाक्य में मैं सारी बातों को समाप्त कर दूं। गांधी वॉज ए ब्रिटिश स्टूज, ए ब्रिटिश एजेंट। वो ब्रितानी हुकूमत को भारत में कायम रखने के लिए ब्रितानियों के द्वारा अधिरोपित, प्रोजेक्टेड या फिर कह सकते हैं लॉन्च्ड एक सैटेलाइट था, जिसे हाई पेडिस्टल पर रख करके ब्रिटिश अपनी हुकूमत को यहाँ कंटिन्यू करना चाहती थी। वो तो बाद की परिस्थितियों और क्रांतिकारियों ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया, और फिर ना तो गांधी का मंसूबा चला, ना नेहरू का मंसूबा चला, ना कांग्रेस का मंसूबा चला, ना माउंटबेटन का मंसूबा चला, और यहाँ से उनको जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा कि तुम जिसे तथाकथित रूप से अपनी जीत समझ रहे हो, उस जीत को भी हम हार रूपी धब्बे में बदल करके, यानी 15 अगस्त को विभाजन की विभीषिका के रूप में जिसे याद करना होगा, उसे तुम सेलिब्रेट करोगे। और ऐसा कह करके एक हॉरर डे को सिनोनिम बना दिया गया इंडिपेंडेंस डे का, और इस बीमारी से हम ग्रसित हैं। जब हम इसका हिस्टोरिकल डायग्नोसिस करते हैं तो 2-3 तथ्य हमारे सामने आते हैं। पहला तथ्य कि ये 15 अगस्त ही क्यों, और दूसरा तथ्य कि चलो भाई कोई भी दिन हो, देश से अंग्रेज चले तो गए। ये 2 प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या अंग्रेज वास्तव में चले गए? क्या अंग्रेजों से हम पूरी तरह से स्वाधीन और स्वतंत्र हो गए? तंत्र का मतलब सिस्टम। क्या आज जिस सिस्टम में हम हैं वो सिस्टम हमारा है, वो तंत्र हमारा है? तो हमें उत्तर मिलता है नहीं नहीं नहीं। सबसे पहले तो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने ट्रांसफर ऑफ पावर किया था, यानी भारत को एक डोमिनियन स्टेटस में क्राउन के अधीन रखते हुए, ठीक है, वो बाद में किसी और तारीख को हुआ, यानी जो क्राउन के अधीन जो शासन चल रहा था 15 अगस्त 1947 से, वो जाकर के 22 जून 1948 को खत्म होता है। लेकिन उसके बावजूद जो कुछ 15 अगस्त की तारीख को लेकर के जुड़ी हुई जो बातें हैं वही बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम जब डायग्नोसिस करते हैं तो मैंने कहा कि 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया कि हमें पाकिस्तान चाहिए, और पाकिस्तान किन किन जगहों पर चाहिए, उन जगहों को उन लोगों ने एक नक्शे में दिखाया। चलिए ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि वो तो उनका काम था। जो देश के दुश्मन हैं वो सदैव चाहेंगे कि देश को हम तोड़े मरोड़े और ना जाने क्या क्या करें। अब आते हैं कि उस दिन जो प्रस्ताव पारित किया था मुस्लिम लीग ने, उसे अंततः किसने, कब और कैसे मनवाया? 14 जून 1947 को उसे कांग्रेस ने माना और मनवाया गांधी ने। और इन 7.5 वर्षों में तमाम जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं पर आने के पहले मैं एक प्रश्न करता हूं। अगर आप में से किसी एक को रत्ती मात्र भी अगर इस बात की को लेकर संदेह हो कि मैं गांधी नेहरू पर क्यों प्रश्न उठा रहा हूं, कांग्रेस पर क्यों प्रश्न उठा रहा हूं, तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। ढूंढ लीजिए पूरे इतिहास में खंगाल के, कब कांग्रेस ने, कब गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक भी आंदोलन किया था? एक भी, सिंगल। और जब मैं खिलाफ कहता हूं तो इसका सीधा मतलब होता है
उन क्रांतिकारियों की तरह जिन्होंने कहा था कि तुम्हें जड़ मूल समेत उखाड़ के फेंक देंगे, तुम बाहरी हुकूमत हो, तुम्हारा हमारे देश में कोई काम नहीं है, हम तुम्हें भगा देंगे। इस टोन में, इस तरह से कांग्रेस ने, अगर मैं कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस और उसके लीडर, क्योंकि अंततः कार्यकर्ताओं की तो चली नहीं, जो लाखों करोड़ों लोग कांग्रेस के सदस्य थे, फॉलोअर्स थे या कांग्रेस के मेंबरान थे, उनकी चलती तो पार्टीशन तो होता नहीं। चलती तो हमेशा उसकी थी जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट होता था या कांग्रेस कार्य समिति महासमिति का सदस्य हुआ करता था। कांग्रेस कार्य समिति, राज्य समितियां, क्योंकि 14 जून 1947 को जिस महासमिति की बैठक हुई थी उसमें 218 लोगों ने ही तय कर दिया था कि देश का बंटवारा होना है। तो मैं उनकी बात कर रहा हूं। क्या उन्होंने कभी एक बार भी कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1885 से लेकर के 1947 के 15 तारीख तक कांग्रेस ने क्या एक सिंगल आंदोलन ऐसा किया था जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को यहां से भगा करके स्वाधीनता के नाम पर एक एक लोगों के अंदर एक ऐसा गौरव भरा हो कि नहीं, अंग्रेज को हम यहां से जड़ समेत हटा देंगे और हम अपनी सत्ता लाएंगे? अगर उत्तर मिल जाता होगा तो मुझे बताइए, मैं ढूंढ रहा हूं। वो नेहरू का वो लाहौर में जो था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और बाल गंगाधर तिलक की बात मैं नहीं करता कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं बात कर रहा हूं उन कांग्रेसी नेताओं की जिन्होंने अंग्रेजों के कांग्रेस को आगे बढ़ाया। क्रांतिकारियों की बात नहीं कर रहा हूं, सुभाष बोस की बात नहीं कर रहा हूं। और अगर आप स्पेसिफिकली उन लोगों की बात करें जिनके ऊपर बर्डन दे दिया गया कि उन्होंने देश को आज़ाद कराया, यानी गांधी, नेहरू, तो उन्होंने कोई एक आंदोलन किया? आप ले दे करके जाएंगे 1942 में, करो या मरो, क्विट इंडिया पे, उसकी सच्चाई पे हम आ सकते हैं। वो क्विट इंडिया नहीं था, और अगर क्विट इंडिया था तो एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ लीजिएगा कि 9 अगस्त 1942 को जब गांधी ने करो या मरो या क्विट इंडिया का नारा दे करके उसी दिन जब गिरफ्तारी दे दी और जब वो चला गया अपने पुणे के जेल में, जो एक किला था, उसके बाद यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 21 दिनों का उसने उपवास क्यों किया था? अगर इस उपवास का उत्तर आपको मिल जाएगा तो फिर पता चल जाएगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट की हकीकत क्या है। यानी मेरे इस प्रश्न का उत्तर अगर आप ढूंढ लेते हैं तो बड़ा आश्चर्य होगा मुझे, क्योंकि इसका उत्तर है ही नहीं इतिहास में। यानी कांग्रेस ने कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ एक भी आंदोलन नहीं किया। आंदोलन किया, खिलाफ उनके प्रतीत हुआ, लेकिन वो सब कुछ अंग्रेजी सत्ता को यहां बनाए रखने के लिए अंग्रेजों के पक्ष में था। इस बैकग्राउंड में अगर हम आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने जो प्रस्ताव दिया था, उस प्रस्ताव को अंततः 14 जून 1947 को गांधी ने क्यों मनवाया 218 सदस्यीय कांग्रेस महासमिति से। इसके ऐसे तो पूरी कहानी पे जाएंगे तो घंटों का हम घंटों की वार्ता हो जाएगी, लेकिन टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर हम आते हैं तो आइए जून 1947 की पहली तारीख से हम आगे बढ़ते हैं। 1 तारीख को माउंटबेटन जो है वो कांग्रेस के नेताओं से, मुस्लिम लीग के नेताओं से अलग अलग बातचीत करता है और उन्हें मनवा लेता है कि देखो भाई, अब हम यहाँ से जाएंगे तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर तुम लोग के हाथों में दे देंगे, और तुम लोग जैसा चाहते हो कि इस देश का एक हिस्सा हम नेहरू को दे दें और एक हिस्सा हम जिन्ना को दे दें, तो वैसा ही करेंगे, तुम लोग निश्चिंत रहो। ऐसा कहने के बाद 1 तारीख के बाद वो बड़ा निश्चित, 1 तारीख को रविवार का दिन था माउंटबेटन का, 2 तारीख को सोमवार का दिन था। सोमवार यानी रविवार से सोमवार के बीच में जो रात के समय की बात है, गांधी के जासूस हर जगह थे। गांधी के प्रेयर मीटिंग में आकर के उसे बताते, रात में उसे आकर रिपोर्ट देते। गांधी को जब पता चला कि माउंटबेटन ने इन लोगों को ऐसे ऐसे कह दिया है तो गांधी के पेट में खलबली मच गई। वो सुबह ही से उठ करके अजीबोगरीब एक, जैसे कहते हैं ना, कि वो अपनी विक्षिप्तता का परिचय देने लगा, और लगभग दिन में 12 बजे के आसपास वो माउंटबेटन के पास पहुंच जाता है। माउंटबेटन को एकमात्र जिस व्यक्ति से, जिसके कह सकते हैं कि अचानक उसके अंदर कुछ परिवर्तन हो जाए या फिर कहीं किसी बहकावे में बहक करके अंग्रेजों का साथ छोड़ करके भारतीयों का साथ देना शुरू ना कर दे, इस आशंका से वो ग्रसित रहता था। तो उसने क्या किया कि जैसे ही गांधी आया वैसे वो डर गया।
लेकिन जब वो गांधी को रिसीव करने के लिए आगे बढ़ा तो गांधी ने अपने होठों पर उंगली लगा करके बताया कि आज मेरे मौन का दिन है। सोमवार के दिन वो मौन रखता था गांधी। तब माउंटबेटन को राहत मिली और फिर वो कुछ देर की वार्ता में गांधी ने कुछ लिखा पेपर पे और बातें की, माउंटबेटन ने उसका उत्तर दिया। गांधी ने एक जगह पेपर में लिखा कि मैंने जब मौन का एक साइलेंस, डे ऑफ साइलेंस के रूप में मंडे को मैंने चुन करके ऑब्जर्व करना शुरू किया था, तब मैंने दो अपवाद रखे थे। एक तो बीमार और गरीब की सेवा, वैसे में मुझे बोलना पड़े तो बोल दूंगा, और नहीं तो कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी, कोई राष्ट्रीय आपदा हो तब मैं अपना मौन तोड़ूंगा, नहीं तो सामान्य परिस्थितियों में मैं अपना मौन नहीं तोड़ूंगा। यानी गांधी के लिए देश के बंटने की बात को हम राष्ट्रीय आपदा नहीं समझते, हम इसे गरीब और एक बीमार की सेवा से भी कम, यानी जहाँ पूरा का पूरा राष्ट्र तबाह होने जा रहा हो और उसमें ना जाने कितने गरीब और कितने बीमार लोग काल के गाल में समाने जा रहे हों, उसे गांधी इतना महत्व नहीं देता था कि अपने मौन को तोड़ करके बात कर सके। जो भी हो, गांधी को ऐसा करना ही नहीं था। हम मानते हैं ऐसा कर रहा है, लेकिन इतिहास के तथ्य को मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम मानते हैं कि गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन किया, तो फिर उस आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर वो मौन रह गया। आती है 3 जून की तारीख, जब आकाशवाणी से माउंटबेटन, नेहरू, जिन्ना इत्यादि ने देश के बंटवारे का अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन तारीख की घोषणा नहीं की। और इस बात को लेकर गांधी एक बार फिर बिलबिला जाता है और अगले दिन यानी 4 जून 1947 को गांधी एक बार फिर पहुंच जाता है माउंटबेटन के यहाँ। इस बार वो पहुंचता है शाम को, और माउंटबेटन को भली भांति पता था कि वो पहुंच रहा है लगभग 5:30 या 6 बजे के आसपास, और 7 बजे के आसपास प्रेयर मीटिंग करने वाला है। तो गांधी की एक और आदत थी कि वो जिस दिन अपना मौन रखता था वो बहुत कड़ाई से मौन रखता था, और अपने प्रेयर मीटिंग में वो हमेशा पंक्चुअल रहता था। तो इस बार उसके पास लगभग 1 घंटे का समय था, और माउंटबेटन फिर डर रहा था कि जब आकाशवाणी में हमने अनाउंस कर दिया है, भले ही तारीख की अनाउंसमेंट नहीं की हो, तो भी अगर गांधी अगर चाहे तो पूरे पूरे मामले को स्पॉइल कर सकता है, क्योंकि इसके पास लोगों की बहुत बड़ी फॉलोइंग है। आज हम जानते हैं सोशल मीडिया के ज़माने में फॉलोइंग का क्या महत्व होता है। लेकिन इस 1 घंटे में माउंटबेटन ने, क्योंकि माउंटबेटन को गांधी बहुत महत्व देता था, इतना महत्व देता था क्योंकि उसे लगता था कि अगर सबसे विश्वास पात्र उसके लिए कोई है और दुनिया में एकमात्र सहारा अगर कोई है जिसके कंधे पे सिर रख के गांधी रो सकता है, तो माउंटबेटन को ऐसा मानता था, क्योंकि बाद के दिनों में इस बात को उसने उजागर कर दिया था। लेकिन माउंटबेटन ने इसकी चालाकी को समझ रखा था कि कहीं ऐसा ना हो कि गांधी अपने बातों में उलझा दे, तो उल्टा माउंटबेटन ने इसको अपनी बातों में उलझा दिया और कहा कि देखिए, आप की जो समस्या है, आप कह रहे हैं कि भाई हमने ऐसा ऐसा क्यों अनाउंस कर दिया कि देश बटेगा, जिन्ना को एक हिस्सा मिलेगा, नेहरू को एक हिस्सा मिलेगा, क्योंकि आपने ही तो कहा था ना कि भारत की जो चीज़ें हैं उसे भारतीयों पर छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया, उनकी ही मर्जी थी। तो आप जिसे बार बार या बाकी अखबार में माउंटबेटन प्लान लिखा जा रहा है, वो बेसिकली वो तो गांधी प्लान है। गांधी खुश होकर के चला आता है, वहाँ से मज़े में चला आता है। 5 जून की तारीख आती है और दुनिया भर के पत्रकार एक पत्रकार सम्मेलन में इकट्ठे होते हैं। माउंटबेटन उसमें बताता है कि मुस्लिम लीग के नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से, गांधी से उसकी क्या बातचीत हुई है। उसी बीच में एक भारतीय पत्रकार उससे पूछ बैठता है कि भाई, अगर आज के दिन और उस दिन जिस दिन की ट्रांसफर ऑफ पावर होना है के बीच में अगर बहुत कोई जल्दीबाजी है, तो निश्चित रूप से माउंटबेटन तुम्हारे मन में उस तारीख की कोई ना कोई तो योजना होगी। वास्तविकता ये थी, जैसा कि माउंटबेटन ने बाद में अपने इंटरव्यूज़ में कहा था, कि उसने कोई तारीख सोच नहीं रखी थी, लेकिन उस पत्रकार के प्रश्न ने उसे प्रॉम्प्ट कर दिया। तब अचानक उसके मन में आई थी एक तारीख, 15 अगस्त। और ये तारीख क्यों आई? क्योंकि 15 अगस्त 1945, जब इंडियन नेशनल आर्मी अंग्रेज़ों से लोहा ले रही थी बर्मा और उधर नॉर्थ ईस्ट के फ्रंट पर, तब 15 अगस्त 1947 के दिन ही माउंटबेटन साउथ ईस्ट एशियन का सुप्रीम कमांडर हुआ करता था ब्रिटानी फोर्सेस का। उसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को एक तरह से कहें सरेंडर करवाया था। तो उसके लिए वो दिन एक जीत की तारीख थी। उस जीत की तारीख को कॉमेमोरेट करने के लिए कि भाई ये भी एक मेरी जीत है, क्योंकि मैं आज के दिन देश को 2 टुकड़ों में बांट करके जा रहा हूँ। तो जैसी जीत हमने 1945 के 15 अगस्त को हासिल की थी, ठीक वही जीत तो आज, यानी जब देश को मैं बांटने जा रहा हूँ, तो क्यों ना
उसी तारीख को चुनूं जिस तारीख को मैंने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को घुटने टिकवाए थे। और तब उसने घोषणा कर दी कि 15 अगस्त की तारीख। इसके तमाम और पहलू हैं कि इतने कम समय में बंटवारा कैसे होगा, कैसे इतने बड़े पॉपुलेशन का एक्सचेंज होगा। तमाम बातें एक तरफ, और एक बात एक तरफ कि माउंटबेटन की मंशा देश को बांटने की थी, और ये बंटवारा जो है अंग्रेजों के पक्ष में था, भारतीयों के विरुद्ध था, मुसलमानों के पक्ष में था, हिंदुओं के विरुद्ध था। लाखों लोगों की हत्या के, कह सकते हैं कि लाखों लोगों के खून बहाने से जो नदी, खून की जो नदी बही, उस नदी के बहाव में जब देश रो रहा था, तब नेहरू ने अपने लिए जश्न का एक अवसर चुन लिया और उसका नाम दे दिया गया 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस, और हम आज तक ढो रहे हैं। उस 5 तारीख की घोषणा के बाद इस बंटवारे पर जो अंतिम मुहर लगनी थी, क्योंकि एक आखिरी मौका था 14 जून 1947 को, जब कांग्रेस महासमिति में 218 लोग चाहते तो इस प्रस्ताव को खारिज कर देते, लेकिन गांधी ने उस तारीख को सारे के सारे कांग्रेसियों को साइलेंट कर दिया। उस कहानी को आज की वीडियो वार्ता में मैं नहीं रख करके मैं अगले एपिसोड में रखूँगा, क्योंकि वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी कि कैसे पुरुषोत्तम दास टंडन, खान अब्दुल गफ्फार खान को चुप कराकर गांधी ने विभाजन देश पर थोप दिया था। हम अगले भाग में इसको और थोड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।